हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आपको 1 मिनट सुनिए, जयप्रकाश जी आपको बता देते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आप तो आजादी के बाद से इतना दिन शासन किए, कौन सा काम आपने किया बिहार में और मुसलमानों के हक में, ये बता दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये काम हुआ। आप कहां खड़े हैं जयप्रकाश जी? ऐसे ही चिल्पो करते रहिए, कुछ होना जानी नहीं है। तो इसलिए आज वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों मचा रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। आप कहां नजर आइएगा? नैरेटिव सेट करते रहिए। और उसके बाद आप बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए कि महिलाओं को सशक्त करना है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सशक्त करती है। अरे कहां महिलाओं को? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है क्या? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है? आज अगर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को वक्फ के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको क्यों विरोध हो रहा है? मुस्लिम समाज के महिलाओं को भी सशक्तिकरण का हक है। उनके सशक्तिकरण का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से आपका नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरे देश में, जैसे लगता है मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। मोदी जी पारदर्शी, मोदी जी सेकुलरिज्म, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, देश के हर राज्य के साथ एक साथ काम करके उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि उनका विजन, उनकी सोच व्यापक है। वो विकसित देश बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आप देश को संकुचित रखना चाहते हैं, देश को बांट के वोट के लिए धर्म के आधार पर वोट को बांटना चाहते हैं, जो आपका चलने वाला नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी, बहुत लोगों ने कहा इस संशोधन के माध्यम से डीएम को अधिकार क्यों दे दिया गया। बहुत लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोर्ट तक की बात करी, हमको हंसी आ रही थी। सीपीसी से क्या लेना देना है? गाय का सील भैंस में, भैंस का सील सिंह जो है गाय में लगा रहे हैं। अरे भाई, इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन कौन होता है?
इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर यह अधिकार दिया गया था कोई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसका विरोध किया। तो भाई सरकार ने सोचा कि चलिए आपके विरोध को मान लेते हैं, और उससे बड़े अधिकारी को दे दिया ये अधिकार। लेकिन रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन जिलाधिकारी होता है। आपका अगर झगड़ा होगा, मेरी संपत्ति का अगर झगड़ा होगा, वेणुगोपाल जी आपकी संपत्ति का किसी से झगड़ा होगा, तो कहां जाते हैं आप? खतियान देखने के पास? किसके पास जाते हैं? वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं। एक आम मुसलमान भी आज की तारीख में, आम नागरिक अगर मुसलमान का है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई विवाद होता है तो वो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, और वहीं से उसको न्याय मिलता है। तो आम मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा। अब वक्फ को नहीं जाना है, इसलिए कि वक्फ की जमींदारी है। पूरे वक्फ की संपत्ति पर उसको समाप्त करने का काम, पारदर्शिता लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल की बात आती है। भाई क्या ट्रिब्यूनल में क्या दिक्कत है? आज का क्या कानून है? आज का क्या कानून है? आज का कानून यह है जो पाप किया आपने 2013 में। आज का कानून क्या है कि अगर कोई वक्त, जो सुबह में रिजिजू साहब मंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि धारा 40 को खत्म कर दिया हमने। बड़ा भाव, बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र हैं किरेन रिजिजू साहब जी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग को, लोकसभा की बिल्डिंग को बचा लेने का काम किया। नहीं तो कल कह देता ये भी मेरा वक्त का संपत्ति है। भाई आपका कौन सा कानून है इस देश में? इस देश में ऐसा कहीं कानून होता है? कोई प्रजातांत्रिक, हम आजादी के बाद से इतने दिनों से इस देश को चला रहे हैं, कौन सा इस देश में ऐसा कानून है कि वक्फ ने जिस पर रख दिया हाथ, वक्फ की संपत्ति हो गई? अभी सेकुलरिज्म के इनके सहयोगी हैं, जिनके आजकल वेणुगोपाल जी जिस पार्टी जो है, जिसकी पिछलग्गू बनी हुई है, आज उनका भी वायरल हो रहा है। इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डाक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। तो यही तो आपका है, यही आपका है, वायरल है। जरा बाहर निकल के वेणुगोपाल जी देख लीजिए, नहीं हो तो बोलिएगा, हम भेज देंगे, मेरे पास भी है, हम भी भेज देंगे आपको, देख लीजिएगा। तो आप वक्फ की संपत्ति में को अगर आज समाप्त कर दिया उस धारा को, तो बड़ा बढ़िया काम किया। हम धन्यवाद देते हैं रिजिजू साहब के, जिन्होंने इस देश को बचा लिया और इस देश के कई लोगों को इस शिकंजे में फंसने से बचा लेने का काम इन्होंने किया है। इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब ट्रिब्यूनल की बात है। ट्रिब्यूनल का क्या था भाई? कल इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल में जाके आप साबित करिए कि वक्फ का संपत्ति नहीं है, ये मेरा संपत्ति है, और उसको 5 साल तक 10 साल तक ट्रिब्यूनल सुनता रहेगा। और एक बार ट्रिब्यूनल फैसला दे दिया कि वक्फ वाले सही है, आप फिर कहीं नहीं जाइए, फिर उसी में रिवीजन फाइल करिए। यही तो आज का कानून था, जिसको खत्म करके इस सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल को भी नहीं, अगर वक्फ को भी कोई शिकायत है तो वह भी अपील में जा सकता है, उसको भी आजादी मिल गई है। दो तरफा मामला साफ है। अब चलिए, जो सही होगा वही होगा, और यही काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, पारदर्शिता लाते हैं। आपको पारदर्शिता से चिढ़ है, आपको पारदर्शिता से नफरत है, तो इसमें मोदी जी क्या करें? उनका चेहरा आपको खराब लगता है तो मोदी जी क्या करेंगे? आपको पसंद नहीं है, उनके काम की प्रशंसा किया करिए। इसलिए आज जो
ये संशोधन लेके सरकार आई है। ये संशोधन पूरे वक्त के कार्यकलाप को, पूरे वक्त के कामकाज पर, पूरे वक्त की संपत्ति पर, पूरे वक्त का इस्तेमाल आम और गरीब मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए हित में हो, इसकी व्यवस्था के साथ ये संशोधन विधेयक आया है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है, पारदर्शिता का समर्थन करती है और पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू साहब का धन्यवाद करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। माननीय सदस्य श्री अरविंद सामंत जी। माननीय चेयरपर्सन मैडम, वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 पर हम अपनी विचार प्रकट करने के लिए खड़े हैं। सुबह से बहुत अच्छे भाषण भी सुन रहे हैं। मेरे मित्र रिजिजू जी ने बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भी जेपीसी में था और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई और यही कारण था क्योंकि जेपीसी में हमने देखा कि नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में आप जब एक आध बिल लाते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो, और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। आप अगर हिंदुत्व की, आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ललकारा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी क्या बोलने वाली है, हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी क्या, आप हमें हिंदुत्व सिखाने वाले हैं। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हाल ही में हमने जो पद्मनाभ मंदिर था उसका खजाना निकाला था। क्या हुआ, उस खजाने को क्यों निकाला, किस लिए निकाला। उसके बाद में केदारनाथ मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा 300 किलो कौन सोना गायब हुआ। क्या हुआ, किस लिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ। तिरुपति में भी आपका ध्यान है। अयोध्या में तो आपने देखा कि जिस ढंग से आपने जो कुछ प्रयोग किए तो लोगों ने तो आपको जगह दिखा दी अयोध्या में। वहां के मंदिर तोड़े गए, वहां की मूर्तियां तोड़ी गई, वहां की मूर्तियां वाराणसी भी हुआ, दोनों जगह घट गए आपके वोट, तो दोनों जगह मूर्तियां भी गायब हुई। ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, तो ये मत समझना कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हमें तो डर लगता है क्योंकि आपने इस हाल ही में हमारा चैत्र शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में नया साल शुरू हो जाता है, उस वक्त रमजान ईद भी हुई। हमने देखा सौगते मोदी चल रहा है। आज सौगते बिल आ गया, वक्त बिल आ गया, ये सौगते मोदी चल रहा है। तब मुझे याद आई कैसे भूल जाते हो आप कि हमारे इसी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने कहा था मंगलसूत्र छीना जाएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था। आपको उनके बारे में प्यार आया। आज ये प्यार देख के हम भी अचरज हो गया। वाह, मुझे लगता है बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं। देख रहा था मेरे मित्रों के, पुराने मित्रों के भाषण, तो बिहार के चुनाव नजर में आ रहे हैं। सर, अब आपके न भूलना, ये देश के आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। देश के आजादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान न्यौछावर की है। मुसलमान भी अंडमान में रहे हैं, लेकिन न्याय की बात हो, जो गलत है वो गलत है। अगर बिल में भी जो गलत है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि जो गलत है उसको सीधा करो, लेकिन आप लोगों ने जो किया वो इस तरह का है कि जैसे कि आपने वहां जो बोर्ड बनेगा, तो बोर्ड के बारे में सब लोग बोल रहे थे। सबसे पहली बात ऐसी है मैडम चेयरमैन कि बोर्ड चुनाव होकर आता था, अब आप नॉमिनेशन करने जा रहे हो, वही तो जनतंत्र का मार खा रहा है। जब नॉमिनेशन करना है मतलब सरकार को जो चाहे उसको रख देगी, बाकी तो अधिकारी है उसके ऊपर।
वो भी आएंगे, वो तो सरकारी अधिकारी रहेंगे। बोर्ड पे उल्टा ऐसा होने वाला है कि बोर्ड में हमारे मुस्लिम जो बांधव भगिनी जो वहां होगी वो माइनॉरिटी में होगी। तो लोकसभा में इस समय वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। दोपहर 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हुई। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। किरेन रिजिजू ने कहा कि 284 डेलीगेशन ने कमेटी के सामने अपनी बात रखी है। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने भी अपना पक्ष रखा। पॉलिसी मेकर्स, विद्वानों ने भी अपनी बात कमेटी के सामने रखी। कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल में संशोधन नहीं करते तो संसद भवन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता। हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक कार्यकलाप में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। ये बस एक संपत्ति के प्रबंधन से जुड़ा विषय है। किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है सर। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। किरेन रिजिजू ने कहा कि दुनिया भर में वक्फ संपत्ति भारत में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए क्यों नहीं किया जा रहा। हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी ले रहे, जहाँ ट्रेनिंग करता है, जहाँ वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा
प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। विधेयक पेश करने के बाद किरण रिजिजू ने शायराना अंदाज में विपक्ष से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि मुझे न केवल उम्मीद है बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इस विधेयक का विरोध करने वालों के दिलों में भी बदलाव आएगा। हर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस विधेयक का समर्थन करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ विधेयक पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया। हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है, हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है जो विचार मंथन करती है। कांग्रेस के जमाने में समिति होती थी जो सिर्फ ठप्पा लगाती थी। हमारी समिति चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार विमर्श करती है और बदलाव करती है। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि जिस समुदाय ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिस समुदाय ने 1957 में मंगल पांडे के साथ अपने प्राणों की आहुति दी, आप उस समुदाय की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। आप उस समुदाय की छवि को धूमिल करते हुए जिसने 1924 में, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आपको बदल गए? पहले तो बड़ा शिवसेना का एजेंडा लेके अच्छा बोलता था, हमको भी अच्छा लगता था। ऑनरेबल मेंबर श्री नीलेश लंके जी प्लीज स्टार्ट। आप शुरू करो। ऑनरेबल मेंबर आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। नीलेश लंके जी। आदरणीय सभापती महोदय, आज आपण जो वक्फ बोर्ड संबंधित विधेयक सादर करत आहोत त्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे। सरकार म्हणते की या मागचा हेतू सशक्तीकरणाचा आहे, पण यामागे काही गंभीर आणि चिंताजनक मुद्दे यामध्ये आढळत आहे। हे विधेयक पाहिल्यानंतर असे वाटते की वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की काय। सशक्तीकरणाच्या नावाखाली संस्थेला कमजोर करण्याचा धोका या ठिकाणी दिसतोय। सभापती महोदय, आपण सत्तेत आलो तेव्हा छत्रपती शिवराय महाराजांचे नाव घेतले, पण सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांच्या विचारांना सोडून चाललो आहोत, हे दुर्दैव आहे। शिवराय हे तो संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा लगातार जारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने तमाम एक तरह से दोनों बिल के पक्ष में और विपक्ष में अपनी बातों को रख रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील।
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है, बल्कि सरकार इस बिल के माध्यम से पिछड़े मुसलमान भाइयों तक वक्फ का लाभ पहुंचाना चाहती है। ये संशोधन पूरे वक्फ के कार्यकलाप को, पूरे वक्फ के कामकाज पर, पूरे वक्फ की संपत्ति पर, पूरे वक्फ का इस्तेमाल आम और गरीब मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए हित में हो, इसकी व्यवस्था के साथ ये संशोधन विधेयक आया है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है, पारदर्शिता का समर्थन करती है और पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। लोकसभा में वक्फ बिल पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये विधेयक देश के पिछड़े मुसलमानों के हित के लिए है। उन्होंने कहा कि वक्फ पर मुसलमान भाइयों के हितों के लिए सरकार संशोधन करना चाहती है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी। उन वक्फ में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल चर्चा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को बचकाना बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी निर्णय जनता के मतों से तय किए जाते हैं। वहीं अन्य पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी ने आपको बिना जनमत के आपको पार्टी अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि आपके यहाँ 4 से 5 लोगों में ही पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वहीं भाजपा की सरकार हमेशा देश हित में फैसले लेती है। अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला की सीमा में बुधवार को ही मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी महिला नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। मारी गई महिला नक्सलियों की शिनाख्त ममता और प्रमिला के रूप में हुई है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वहीं इस घटना पर मंडला में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि नक्सलियों के पास से हथियार बरामद हुए, जिसमें एक SLR और एक भरमार बंदूक शामिल है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिस ने बुधवार को भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA में व्याख्यान देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने भारत को प्राथमिकता वाला साझेदार बताया और दक्षिण सहयोग में उसकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और चिली के CEPA समझौते को समयबद्ध रूप से पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। ट्रंप नीति की ओर इशारा करते हुए बोरिस ने एक तरफा टैरिफ को वैश्विक व्यापार के लिए खतरनाक और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा बताया।
भारतीय संस्कृति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि चिले सिर्फ योग की नहीं बल्कि भारत की जीवंत परंपराओं और सभ्यता को समझाने में भी रुचि रखता है। उन्होंने बॉलीवुड से सीखने की इच्छा भी जताई। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।